वीडियो सत्र में मैं पल्लव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम बिहार बोर्ड के क्लास 12 के रेनबो पार्ट 2 बुक से जो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट कविता है द सोल्जर, जिसको लिखा है रूपर्ट ब्रूक ने, उसी कविता को पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, हर परीक्षा में, इंग्लिश की जो परीक्षा आपके वर्ग में होती है, तो इस लेसन से निश्चित रूप से प्रश्न आता ही आता है। इसलिए अगर आपको अंग्रेजी में अच्छा मार्क्स चाहिए आपके अगले एग्ज़ाम में, या फिर अंग्रेजी इम्प्रूव करना चाहते हैं, या फिर आप इस कविता को अच्छे से समझना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से शुरू से अंत तक इस वीडियो में बने रहें और लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन हिंदी में जो हो रहा है इसको समझने का प्रयास करें। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने द सोल्जर के जो कवि हैं रूपर्ट ब्रूक, इनका संक्षिप्त परिचय यानी लेखक परिचय पढ़ा था। उम्मीद है बच्चों, आई होप कि आप उसको बार बार पढ़ेंगे, क्योंकि कवि के परिचय से भी ढेर सारा प्रश्न ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंतर्गत आता है। आज हम बच्चों इस कविता को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन हिंदी में पढ़ेंगे। आप सबसे पहले बच्चों अपनी नोटबुक निकालें और एक एक वर्ड को आप हिंदी में अच्छे से लिखें, उसकी मीनिंग सहित, और उसके बाद आप उसको याद कर लें और तब जाके ये कविता आपको समझ में आएगी। बच्चों, हेडिंग है द सोल्जर। आइए कविता शुरू की जाए। सबसे पहले हेडिंग को समझिए। द सोल्जर लिखा है। सोल्जर मीन्स सिपाही, सैनिक। आप कह सकते हैं द सोल्जर सैनिक। सोल्जर में सैनिक, सिपाही। आप अपने नोटबुक में एक एक शब्द को उतारें और इंग्लिश कविता को हिंदी कविता की तरह एकदम से पढ़ लें, ताकि अभी अभी आपके माइंड में ना ये सेट हो जाए। जो लिखा है द सोल्जर, सिपाही। आइए बच्चों, हम इस कविता को शुरू करते हैं। यह एक देशभक्ति कविता है जिसको रूपर्ट ब्रूक ने लिखा है, और रूपर्ट ब्रूक खुद एक सैनिक हैं, उनकी कलम से ही ये लिखा हुआ है। द सोल्जर, रूपर्ट ब्रूक के द्वारा लिखा हुआ। पहली पंक्ति है बच्चों, इफ आई शुड डाई, इफ आई शुड डाई, थिंक ओनली दिस ऑफ मी। इफ आई शुड डाई, सबसे पहले आप पढ़ना सीखिए, बार बार इसको रीडिंग कीजिए, वीडियो सामने में देखिए, और कविता जो आपका है बुक से उसको लाइन बाय लाइन पढ़िए। उसके बाद वर्ड याद कीजिए, जब इसकी हिंदी जो है इसको आप समझिए। इफ आई शुड डाई, कवि ने कहा है इफ आई शुड डाई, कि अगर मैं मर जाऊं। ये शुड का प्रयोग आप ना यहाँ चाहिए से नहीं लगाएंगे। ये जब कोई काम जो है ना अभी नहीं हुआ है और भविष्य में भविष्य की कल्पना हो, इमेजिनेशन हो, तो फिर हम शुड का प्रयोग कर सकते हैं। इफ़ मीन्स अगर, तो इफ़ आई शुड डाई, कि अगर मैं कहीं मर जाऊं। थिंक, तो केवल इतना सोचना। कवि ना अपने देशवासियों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि इफ़ आई शुड डाई, कि अगर कहीं मैं मर जाऊं एक सैनिक के रूप में। थिंक, तो इतना सोचना। ओनली दिस ऑफ मी, तो मेरे बारे में इतना सोचना। कवि एक सैनिक हैं, वो प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड की तरफ से लड़ रहे हैं, तो सैनिक के जान को तो हमेशा खतरा रहता है कि कब उनका जीवन है या कब उनका जीवन समाप्त हो जाए। तो द सोल्जर कविता में कवि ने कहा है कि इफ आई शुड डाई, कि अगर कहीं मैं मर जाऊं। थिंक ओनली दिस ऑफ मी, कि मेरे बारे में केवल इतना सोचना। जेट की जेयर इज सम कॉर्नर ऑफ अ फॉरेन फील्ड। कॉर्नर मीन्स कोना, फॉरेन मीन्स विदेशी, फील्ड मीन्स धरती, जमीन, मैदान। कि दैट देयर इज सम कॉर्नर ऑफ अ फॉरेन फील्ड, कि विदेशी धरती का कोई एक ऐसा कोना है। दैट देयर इज सम
कॉर्नर ऑफ फॉरेन फील्ड, विदेशी धरती का एक कोना है, दैट इज फॉर एवर इंग्लैंड। कभी करें कि अगर मैं मरूं तो मुझे वहाँ पे दफन कर दिया जाएगा, चूँकि विदेश की धरती है। कभी वहाँ पे पहुँचे हुए हैं लड़ने के लिए, रूपर्ट ब्रूक सैनिक हैं लड़ने के लिए, और संभावना है कि कहीं मर जाएं तो वो अपने देशवासियों से कहते हैं कि मैं यहाँ मरूंगा और मुझे यहाँ दफना दिया जाएगा। तो फिर दैट देयर इज सम कॉर्नर ऑफ अ फॉरेन फील्ड, तो मैं यहाँ दफन होऊंगा, वहाँ से बहुत दूर उनकी मातृभूमि इंग्लैंड है। तो कवि कहते हैं दैट देयर इज सम कॉर्नर, देयर इज सम कॉर्नर ऑफ अ फॉरेन फील्ड, कि विदेशी धरती का कोई एक ये जो कोना है, दैट इज़ फॉर एवर इंग्लैंड। एवर मीन्स कभी, देयर शैल बी होगा, कि यह धरती जहाँ मुझे दफन किया जाएगा, ये धरती कभी न कभी इंग्लैंड का हो जाएगा, देयर शैल बी इंग्लैंड का हो जाएगा। इतना प्रेम बच्चों है रूपर्ट ब्रूक को अपनी मातृभूमि इंग्लैंड के प्रति। वो आगे कहते हैं इन दैट रीच अर्थ, रीच अर्थ कहते हैं हो सकता है कि यह रीच अर्थ हो, संपन्न धरती हो, यहाँ हम कहेंगे रिच का अमीर नहीं, संपन्न धरती हो, भूमि हो। अ रिचर डस्ट कंसील्ड, अ रिचर लेकिन इससे भी रिचर, इससे भी रिचर, रिच रिचर रिचेस्ट। आप जानते हैं बच्चों, रिच रिचर रिचेस्ट, ये रिचर तुलना करने के लिए आया है। दो चीज़ों में जब तुलना की जाए तो हम इसी तरह एडजेक्टिव के डिग्री का इस्तेमाल करते हैं। इन दैट रीच आर, तो हो सकता है कि यह धरती रीच हो, और रीचर डस्ट कंसील्ड, कंसील्ड मीन्स दबा हुआ, तो कभी वहाँ पे दफन है तो कहते हैं कि रीचर डस्ट कंसील्ड, अपने आप को, डस्ट मीन्स मिट्टी धूल, वो अपने आप अपने शरीर को अपनी मातृभूमि की तरह कहते हैं कि ये धरती हो सकता है संपन्न हो, रीचर डस्ट कंसील्ड, लेकिन इससे भी ज़्यादा संपन्न मैं हूँ, यानी मेरी मातृभूमि है जो क्या है, कॉन्सील्ड है, यहाँ दबी हुई है, दफन है। अब आगे देखिए बच्चों, और डस्ट, ये धूल क्या है, ये मिट्टी, शरीर कहा गया कि शरीर मिट्टी का बना होता है, तो कवि ने डस्ट की तुलना अपने शरीर से की है। और डस्ट ये वो धूल है, ये वो मिट्टी है, ये वो शरीर है, होम इंग्लैंड बोर, बोर मीन्स जन्म देना, जिसको इंग्लैंड ने जन्म दिया है, सेप्ट इंग्लैंड ने आकार दिया है, मेड अवेयर इंग्लैंड ने जागरूक किया है, अवेयर मीन्स जागरूक करना, गेव ऑन्स हर फ्लावर्स, गेव मीन्स दिया, उसने अपने फूल दिए हैं, टू लव, उसने अपने फूल, मातृभूमि इंग्लैंड ने अपने फूल उगाए हैं प्रेम करने के लिए। हर वेज टू रोम, रोम मीन्स घूमना भटकना, और घूमने फिरने के लिए एक रास्ता दिया है, उस धरती ने हमें रास्ता दिया है, वे दिया है। अ बॉडी ऑफ इंग्लैंड, ये शरीर जो है ना, ये किसका है, इंग्लैंड का है। इतना प्रेम कवि ने अपनी मातृभूमि के प्रति दिखाया है। वो कहते हैं बॉडी ऑफ इंग्लैंड, यह इंग्लैंड का शरीर है, इंग्लैंड का यह जो है ना, ये शरीर है, ये देह है, ब्रेजिंग इंग्लिश एयर, और ये सांस भी वो अंग्रेजी हवा ले रहा है, अपनी मातृभूमि को यह सांस के रूप में ले रहा है। बच्चों अब अगले स्टैंजा में हम लोग चलते हैं। हाँ, वास्ट बाय द रिवर्स, कहते हैं कभी आगे, ग्रेट लव है उनको अपनी मातृभूमि इंग्लैंड के प्रति। वो कहते हैं वास्ट बाय द रिवर्स, वास्ट बाय द रिवर्स, वास्ट मीन्स धोना, तो वास्ट बाय द रिवर्स, इस शरीर को किसके द्वारा धोया गया है, नहलाया गया है, जो अपनी मातृभूमि इंग्लैंड की नदियों के द्वारा नहलाया गया है। ब्लेस्ड बाय सन्स ऑफ होम, और सूरज तो एक ही है बच्चों, लेकिन यहाँ की सूरज, यहाँ से सूरज देखने का अलग आनंद है, और कहीं विदेशी धरती से सूरज देखने का अलग आनंद है। तो कवि कहते हैं बच्चों कि वास्ट बाय द रिवर्स, अपनी मातृभूमि की नदियों ने हमें
धोया है नहलाया है, ब्लेस्ड बाय सन्स ऑफ होम। और वो घर का सूरज ना, वो घर का सूरज हमें ब्लेस्ड दिया है, आशीर्वाद दिया है। एंड थिंक हिज हार्ट ऑल एविल सेड अवे। और उसने हमारे दिल से इविल मीन्स बुराइयाँ, सेड अवे मीन्स धोना साफ करना, हमारे शरीर से सारी बुराइयों को धोकर साफ कर हटा दिया है। अब पल्स, पल्स मीन्स वाइब्रेशन, धड़कन कह सकते हैं। अब पल्स इन द इटर्नल माइंड, और इटर्नल मीन्स शाश्वत। और इस मस्तिष्क में जो शाश्वत धड़कन है, इस मस्तिष्क में जो शाश्वत कंपन है, नो लेस गिव्स समवेयर बैक द थॉट्स बाय इंग्लैंड गिवन। नो लेस गिव्स, इसमें थोड़ा सा कम नहीं, गिव्स समवेयर बैक द थॉट्स बाय इंग्लैंड। थॉट्स मीन्स विचार, सोच, बाय इंग्लैंड गिवन। ये सारे किसने दिया है? तो इंग्लैंड के द्वारा दिया गया है। हर साइट, अगली पंक्ति में कवि ने कहा है कि हर साइट, उसके दृश्य, बाग बगीचे, झरना, तालाब, नदियाँ, एंड साउंड्स, उसके आवाज़, किसकी आवाज़? मातृभूमि इंग्लैंड की आवाज़। ड्रीम्स, उसके सपने, हैप्पी एज हर डे, और उसके दिन के खुशी भरे सपने। एंड लाफ्टर, और वो हंसी, अपने देश को याद कर रहे हैं, याद कर रहे हैं कभी अपनी मातृभूमि को। एंड लाफ्टर, वो हंसी, लर्न ऑफ फ्रेंड्स, दोस्तों के वो सीख, एंड जेंटलनेस, और वो नेक नियति। कभी युद्ध के मैदान में, गावी पोली में युद्ध के मैदान में संघर्षरत हैं जीवन और मौत से, और वहीं किसी कोने में बैठकर देश के दृश्य, देश के आवाज़, देश के सपने, हंसी, दोस्तों की सीख, नेक नियति, सब याद कर। इन हार्ट्स एट पीस अंडर द एन इंग्लिश हेवन। बच्चों ये अंतिम पंक्ति जो है, हेवन, हेवन मीन्स स्वर्ग। इन हार्ट्स एट पीस, इन हार्ट्स एट पीस, और दिल में जो शांति है, असीम जो आनंद है दिल में, वो अंडर एन इंग्लिश हेवन। और ये कहाँ है, किसके द्वारा है? तो कभी कहते हैं इंग्लिश हेवन के अंतर्गत है। इंग्लिश अंग्रेजी स्वर्ग, अपनी मातृभूमि का जो स्वर्ग है, अपनी मातृभूमि की तुलना उन्होंने हेवन यानी स्वर्ग से की है। ऊपर की जितनी भी खूबियाँ उन्होंने गिनाई हैं, कवि ने कहा कि ये सारी खूबियाँ अंडर एन इंग्लिश हेवन, हमारी प्यारी सी मातृभूमि इंग्लिश हेवन, इंग्लिश स्वर्ग के अंतर्गत है। तो बच्चों ये रही आपकी कविता द सोल्जर, जिसको रूपर्ट ब्रूक ने लिखा है। उम्मीद है बच्चों कि आप ना बार बार इसको पढ़ेंगे और लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन समझकर इस इंग्लिश पोएट को हिंदी कविता की तरह रट लेंगे, माइंड में सेट कर लेंगे। निश्चित रूप से इससे एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन आएगा ही आएगा। बच्चों आगे के वीडियो में हम फिर से एक नए पोएम कविता को लेकर आएंगे। आई होप बच्चों कि आप इस वीडियो को निश्चित रूप से लाइक करेंगे अगर अच्छी लगी हो वीडियो। और फिर एक रिक्वेस्ट है बच्चों कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लें, आपको बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मेरे साथ बोलिए बच्चों, जय हिंद, जय भारत।